स्वागत है दोस्तों आपका आरटी न्यूज में, जहां आपको मिलती है सही और सटीक खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पीएम मोदी का ममता पर तंज, कहा दीदी बुरी तरह से डरी हुई हैं, सुना है किसी और सीट से भी नामांकन भरेंगी। ममता बोली, चुनाव के दिन रैली कैसे कर सकते हैं मोदी। नंदीग्राम से उपराज्यपाल को फोन करके कहा, इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुनी तो जाऊंगी कोर्ट। एंटीलिया केस में हुआ बड़ा खुलासा। सचिन वजय ने ही खरीदी थी स्कॉर्पियो से बरामद जिलेटिन की छड़ें। काले रंग की एक ऑडी भी इस केस में करी गई है जब्त। अप्रैल में रोज होगा वैक्सीनेशन, छुट्टी के दिन भी लगेगा टीका। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में दिल जला देने वाली खबर सामने आई है। मुरैना में कारोबारी ने पत्नी, बेटे और बेटी की गला काटकर हत्या की और फिर खुद भी लगाई फांसी। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल और असम में कई रैलियां की। उन्होंने बंगाल के उलुबेरिया में सीएम ममता बनर्जी पर तंज कसा। मोदी ने कहा कि उन्होंने सुना है कि ममता किसी और सीट से भी नामांकन भरने वाली हैं। पहले उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और नंदीग्राम के लोगों ने उन्हें जवाब दे दिया। अब यदि वे कहीं और से भी चुनाव लड़ती हैं तो बंगाल की जनता उन्हें जवाब देने के लिए तैयार है। मोदी ने नंदीग्राम में ममता के हंगामे की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वह हम सभी ने देखा है। इससे साबित होता है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं। मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने दीदी की सरकार हटाने का फैसला कर लिया है। यहाँ के लोग अब और ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि दीदी मुझे कभी कभी टूरिस्ट और कभी बाहरी व्यक्ति भी कहती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वह घुसपैठियों को शरण देकर भारत माता के बच्चों को बाहरी क्यों कहती है। इससे पहले उन्होंने बंगाल के जयनगर में रैली भी की। मोदी ने कहा कि दीदी हम सीजनल सत्ता वाले लोग नहीं है। मोदी ने कहा कि दीदी की समस्या क्या है यह पूरा क्षेत्र जानता है। 10 साल में क्या किया इसका कोई ठोस जवाब नहीं है दीदी के पास। मोदी ने कहा कि पूरा बंगाल जानता है कि ममता दीदी को जय श्री राम कहने से दिक्कत है, उन्हें दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत है, दीदी को तिलक और भगवा कपड़े से दिक्कत है। टीएमसी के लोग जो चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। ममता दीदी जिस तरह यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ बोल रही है, इससे उनकी राजनीति समझ पर सवाल पैदा होता है। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि सीएम होने के नाते उन्होंने संविधान की शपथ ली हुई है। भारत का संविधान इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे राज्य का अपमान करें। अफवान तूफान के समय लोगों की मदद करने की जगह इन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। इसी लूट का नाम है खेला होवे। टीएमसी की तोलाबाजी ने गरीब, मिडिल क्लास और व्यापारियों का जीना मुश्किल कर दिया है। जॉब, होम लोन, एजुकेशन, अस्पताल में एडमिशन, हर जगह कटमनी चल रहा है। कोरोना काल में सरकार ने चावल भेजा तो उसमें भी कटमनी, गरीब की थाली में भी कटमनी। बंगाल में केंद्र सरकार ने 30 लाख से ज्यादा घर गरीबों के लिए स्वीकृत किए थे, लेकिन कटमनी के कारण यह गरीबों के अधूरे पड़े हैं। इसे बंगाल में भाजपा सरकार बदलेगी। टीएमसी की नीतियों का नुकसान किसानों को भी हुआ है। दीदी के कारण किसान सम्मान निधि से वंचित है। 3 सालों में देश भर के किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर हुए। केंद्र सरकार ममता से किसानों के नाम और अकाउंट नंबर मांगती रही, लेकिन दीदी ने कोई मदद नहीं की। मोदी ने कहा कि 2 मई को बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही किसानों के खाते में 18,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल और असम की 69 सीटों पर गुरुवार को दूसरे फेज की चुनाव की वोटिंग जारी रही। बंगाल में 80% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5:36 तक बंगाल में 80.43% और असम में 73.0% मतदान हो चुका था। इसी बीच बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा हुआ। यहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चुनाव वाले दिन पश्चिम बंगाल में प्रचार कैसे कर सकते हैं। ममता ने आरोप लगाया कि अमित शाह सीधे केंद्र के भेजे सुरक्षा कर्मियों को आदेश दे रहे हैं। ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हील चेयर पर वहां पहुंची और लोगों से बात की। ममता ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोग माहौल खराब कर रहे हैं, बाहरी गुंडे वोटिंग प्रभावित कर रहे हैं। चुनाव आयोग से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मामले में दखल देने के लिए राज्यपाल से भी बात की और केंद्रीय बलों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वह कोर्ट जाएंगी। इसके जवाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल में एक रैली में कहा कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं। बंगाल के लोगों ने दीदी की सरकार हटाने का फैसला कर लिया है। यहाँ के लोग अब और ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है। नंदीग्राम के कमलपुर के पास भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। हमले में मीडिया की गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया गया। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि यह पाकिस्तानियों का काम है। जय बांग्ला बांग्लादेश का नारा है। उस बूथ पर एक विशेष समुदाय के मतदाता हैं जो ये सब करवा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा
बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि भाजपा कार्यकर्ता भारी भीड़ में बूथों में घुस गई, भाजपा कार्यकर्ता ईवीएम में घालमेल और बूथ में धांधली करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने भी कई जगह इसी तरह के आरोप तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगाए हैं। टीएमसी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मोइना सीट के 8 बूथ पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इस मसले पर चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ता ईवीएम पर कब्जा कर धांधली कर रही है। यहाँ तैनात सीआरपीएफ के जवान कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो से जो 20 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी, उसे इस केस में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सचिन वजे ने ही खरीदा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि एनआईए ने यह क्लियर नहीं किया है कि इन छड़ों को कब और कहां से खरीदा था। जांच में सामने आया है कि यह छड़ें नागपुर की सोलार इंडस्ट्री कंपनी में बनाई गई थी। जिलेटिन की छड़ों पर दर्ज नाम के आधार पर एनआईए जल्द ही कंपनी के लोगों को बुलाकर पूछताछ कर सकती है। इससे पहले नागपुर पुलिस ने कंपनी के मालिक का बयान दर्ज किया था। बरामद छड़ों पर वैसे तो कोई सीरियल नंबर नहीं था, लेकिन अगर एनआईए वह बॉक्स खोल लेती है जिसमें से इन छड़ों को निकाला गया था और यह गुत्थी सुलझ सकती है, तो इन्हें कब खरीदा गया था और किससे बेचा गया था। हर बॉक्स पर एक विशेष क्यूआर कोड होता है जिसका रिकॉर्ड कंपनी के पास होता है। एंटीलिया केस में एनआईए ने 8वीं कार आखिरी कार बरामद कर ली है। सचिन वजे के नाम पर रजिस्टर्ड काले रंग की ऑडी कार MH04FZ6561 की तलाश कई दिनों से महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की टीम कर रही थी। मनसुख हिरेन की हत्या में इस कार की क्या भूमिका है और इसका इस्तेमाल कैसे किया, फिलहाल एनआईए इसकी जांच कर रही है। एनआईए को शक है कि यह सचिन वजे ने इस ऑडी कार का इस्तेमाल मनसुख हिरेन की मौत से ठीक पहले किया था। इससे पहले एटीएस ने भी एनआईए को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सचिन वजे की एक ऑडी कार के इस्तेमाल की बात बताई है। एनआईए को अब भी एक स्क्वाडा कार की तलाश है। तो वहीं अगली बड़ी खबर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अप्रैल में रोज वैक्सीनेशन करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि सरकारी छुट्टी वाले दिन भी सरकारी और प्राइवेट सेंटरों पर टीका लगाने की व्यवस्था की जाए। कोरोना की दूसरी लहर के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से। यहाँ किराना कारोबारी सत्यदेव शर्मा ने पत्नी, बेटी और बेटी का गला रेतकर हत्या कर दी है। उसके बाद उन्होंने खुद भी फांसी लगा ली। घटना का पता तब चला जब सुबह 9 बजे दूध वाला घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जवाब न मिलने पर उसने पड़ोसियों को सूचना दी और फिर पूरा मामला सामने आया। एक पड़ोसी नीरज ने छत से सत्यदेव के घर में झांका तो लटके हुए आदमी के पैर दिखाई दिए। नीरज ने शोर मचाया तो भीड़ लग गई। मोहल्ले वालों दरवाजा तोड़कर घर में घुसे तो सत्यदेव, उनकी पत्नी उषा, बेटे अश्विनी और बेटी मोहिना के शव मिले। सत्यदेव का परिवार समृद्ध है। कुछ दिन पहले ही सत्यदेव ने मुरैना में 65 लाख का मकान खरीदा है। एक अन्य मकान और 8 बीघा जमीन भी है। सत्यदेव के 3 भाई हैं। सभी के पास अपने मकान है। माता पिता एक भाई के साथ गांव में रहते हैं। वे जब घटनास्थल पर पहुंचे तो बेसुध हो गए।